आदरणीय भारतीय कर्मचारी संघ के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसके आदरणीय अध्यक्ष जी तथा देश के कोने कोने से आए हुए हर प्रांतों के पदाधिकारीगण और साधारण कार्यकर्ता से लेकर के जो वरिष्ठ इसके अधिकारी हैं, हम सबको सादर नमन करते हैं। अभी आपने परिचय में सुना, जैसा उन्होंने कहा कि वर्मा जी का ये शोध कार्य रहा है। सही बात है कि इसमें मेरा बहुत समय लगा और तमाम कठिनाइयों के दौर भी आए, सुख दुख के भी क्षण आए। ऐसा भी समय आया कि कभी इच्छा हुई कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इस शोध ने यह भी साबित किया कि दुनिया का कोई भी काम हो, अगर आप ठान लें और वास्तव में उसमें मन से अगर उस काम को कर दिया जाए तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा एक बहुत साधारण व्यक्ति, मैं बिल्कुल साधारण परिवार से हूं, एकदम साधारण रहन सहन, चूंकि अब तो समाज में आना जाना है इसलिए उसके अनुरूप थोड़ा अपने आप को ढालना भी पड़ा, नहीं तो बिल्कुल एक ग्रामीण रहन सहन, उठना बैठना, ये सब कुछ। और उस परिवेश में रहते हुए ये सब काम कर लेना बहुत मुश्किल है। मैं आपको उस शोध के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और मेरे दिमाग में ये हलचल हो रही थी कि आखिर इस देश में क्या कोई ऐसा अर्थशास्त्री या विद्वान नहीं था जो कम से कम इन अंग्रेजों पर अंगुली उठाता या इनको चुनौती देता या इनको ललकारता। तो उन परिस्थितियों में मैं सिर्फ एक व्यक्ति को पाया और वह थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिन्होंने अंग्रेजों को इस तरीके से चुनौती दिया डॉक्टर केन्स को, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और मैंने उस चीज को अपने बुक में भी दिया है। डॉक्टर केन्स और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो स्वर्ण मान और स्वर्ण विनिमय मान पर जो बहस हुई है वह दुनिया के इतिहास में अमर रहेगा। वो इतनी जबरदस्त बहस थी और वहीं से मेरे शोध कार्य में एक नई मोड़ आई और मुझे यह बात माननी पड़ी कि बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हमारे आपके जैसे ये व्यक्ति नहीं थे। मुझे तो यहां तक कहना, मैं ये यहां तक मानने को तैयार हूं कि ये स्वयं में कोई अवतारी पुरुष थे, क्योंकि देखिए रुपया की लूट ये कोई साधारण घटना नहीं है। जब से अंग्रेज आए, रुपए का इतिहास यही है कि एक समय था कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। उस समय के विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि ये वस्तु विनिमय में कहीं ना कहीं किसी का शोषण हो जाता है लेन देन में, तो क्यों ना कोई ऐसा उपाय किया जाए कि यह शोषण ना हो। तो उस समय यह मुद्रा का निर्माण किया गया। आप जब मुद्रा का इतिहास देखेंगे तो मुद्रा सिर्फ 3 धातुओं में ही बनाई गई है, चाहे आप हजारों हजार वर्ष का इतिहास उठा के देख लीजिए, सिर्फ 3 धातुओं में बनाई गई है। सबसे पहले चांदी, प्रथम इकाई जो बनी वो चांदी की बनी, 1 रुपया। उससे जो बड़ी इकाई बनी वह सोना में बनी
और जो सबसे छोटी इकाई बनी जिसे हम लोग पैसा कहते हैं वो तांबे में बनी। यही 3 धातु में जब मुद्रा का इतिहास उठा करके देखा जाता है तो इसी 3 धातु में मुद्रा का निर्माण तमाम राजा महाराजाओं से लेकर के और ये अंग्रेजों के आने तक, अंग्रेजों को भी वो चलाना पड़ा, सोने और चांदी के मुद्रा ये चलती थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर वहीं से शोषण भारत का शुरू हुआ, उन्होंने देखा कि भारत में तो धन धान्य से एकदम भरपूर है और उनका इरादा था कि भारत को गुलाम बनाया जाए, यहां की संपदा को लूटी जाए। यहां इतनी जबरदस्त संपदा थी उस समय की तो बात छोड़िए, मैंने देखा है अपने होश में, आपके वहां भी होगा, बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। गांव में जो खेत में मजदूर काम करने वाले थे वो भी इतने मोटे मोटे हंसुली, ये गोड़हरा, बाजू, ये कमरबंद, ये जो कहा जाता है, कुछ नहीं तो शरीर पर कम से कम 1.5 किलो 2 किलो गहना वो चांदी का पहन के, और तब वो मजदूरी करती थी। ये मैंने देखा है। और देखिए मैं आज ये भी देख रहा हूं कि वो तो खत्म हुआ ही, उसके साथ साथ उसके बाप दादाओं का जो रखा हुआ था सब सोना चांदी खत्म। ये कैसे चला गया भाई? ये स्थिति ऐसे बनी कि जिस देश में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे उस देश को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि जब तक ये रुपया वैध थे, वही वैध रुपया है, तब तक तो ये देश में मुद्रा की कमी या धन की कमी किसी के भी पास नहीं थी। वस्तु की कमी थी, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, भूखमरी आ गई, कोई बीमारी आ गई, ये सब चीज था, लेकिन धन की कमी नहीं थी। तब अंग्रेजों ने सोचा, ये देखा तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और तमाम लूटपाट होते रहे, लेकिन जो रुपया बनाया गया यहीं से शुरुआत हुई। रुपये से, जो रुपया हमारे यहां सैद्धांतिक रुपया था, जिसका स्टैंडर्ड 1 तोला चांदी और 1 तोला सोना, जो सबसे छोटी इकाई थी वह तांबे में बनती थी। मैं मुद्रा का इतिहास संक्षिप्त में बताऊंगा कि रुपया का नामकरण शेरशाह सूरी ने किया। रुपया का जन्मदाता उसको कहा जाता है। सन 1545 में जब शेरशाह सूरी का शासन आया तो उसने 2 सिक्के बनवाए, एक चांदी का और एक सोने का। दोनों का वजन 1-1 तोला था। जो चांदी का सिक्का बना उसका नाम रखा रुपया और उसका मूल्य निर्धारित था 1 रुपया, और जो चांदी का सिक्का बना उसका नाम रखा गया मोहर या 10 रुपया। याद रहे 10 रुपया था वो, यानी 1 संबंधे 10 का अनुपात था। और ये सैद्धांतिक रुपया जब तक देश में रहा तब तक भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया। किसी के भी पास धन वगैरह की कमी नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले जो पहला एक्ट पास किया गया 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसमें उन्होंने मिलावट की। 92% शुद्ध रखा और 8% की मिलावट कर दी, सोना में भी और चांदी में भी। मूल्य रखा चांदी का 1 रुपया और सोने का कर दिया 15 रुपया। सोचिए कि उसका कीमत कितना था, 10 रुपया, और रख दिया गया 15 रुपया। इतना बेतहाशा महंगाई, जैसे आज सोना हो 1 लाख रुपया और कल कह दिया जाए 1.5 लाख, तो समझिए कि कितनी जबरदस्त महंगाई। वैसा किया गया और इस बात पर बंगाल में विद्रोह भी हुआ। वहां की जनता सड़क पे आई, उसे जबरन रोकी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने रिसर्च जो हुए हैं पहले के उसमें लिखा गया है। मैं जो भी बात कहूंगा याद रहे, वह दस्तावेजी मेरे पास हर बात के सबूत हैं। और इस तरीके से यह लूटपाट शुरू होती है। और बाद में सन 1925 में ऐसे करके यह 1882 में उन सबों ने देखा कि इस हिंदुस्तानियों के
पैसे खत्म नहीं हो रहे हैं, धन खत्म नहीं हो रहे हैं, इसको कैसे लूटा जाए कि ये दरिद्र हो जाए। क्योंकि देखिए, गुलामी कभी धनवान को नहीं गुलाम बनाया जा सकता। सबसे बड़ी गुलामी होती है गरीबी। धनविहीन लोग ही गुलामी के लिए मजबूर होते हैं। कोई भी धनी व्यक्ति जिसके पास धन है वो कभी गुलाम नहीं बनेगा। स्थिति ये बनी कि ये सब सोच इस जगह तक पहुंचा दी कि अंग्रेजों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, पेपर करेंसी चलाया। 1882 में उनका एक्ट बनता है और एक्ट में उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जनता को कहीं कोई अविश्वास न हो। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यह सोने और चांदी का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये हमारा अगर कोई प्लाट हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, उसकी रजिस्ट्री हम लोग करवाते हैं और वही रजिस्ट्री यह प्रमाणित करता है कि इनकी इतनी जमीन या मकान या दुकान है। ठीक उसी तरीके से ये सोना और चांदी गवर्नमेंट अपने कब्जे में रख करके और ये कागज का नोट देने लगी और उस पर, उस कागज पे ये लिखा रहता था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड इट एनी ऑफिस ऑफ इशू। आपको जब भी इच्छा हो आप हमारे किसी भी ऑफिस में अर्थात बैंक में जाकर के उतना आप रुपया ले सकते हैं। उसका मतलब कि उतने सोने चांदी के सिक्के ले सकते हैं और उस समय ये बैंक वाले देते भी थे। तो वो तो हम लोगों को एक छोटा सा ईमानदारी का एक नमूना दिखाया गया और उसके बाद स्थिति ये बनी कि 1934 में जब आरबीआई की स्थापना करने ये हुई थी, उसके पहले 1925 में हिल्टन यंग कमीशन भारत में लाया गया। वह कहे लिए था, यहां मेरे ख्याल है कि जो लोग, बहुत कम लोग इस देश में, शायद 1% भी हिल्टन यंग कमीशन का नाम नहीं सुने होंगे। हिल्टन यंग कमीशन 1925 में आया, जिसे डॉक्टर साहब पढ़ करके, अंबेडकर साहब, और उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया, कहा कि भारत में इसकी जरूरत नहीं है। उसमें यही चीज था कि ये स्वर्ण विनिमय मान को डॉक्टर साहब कहते थे कि यह नेचुरल चीज है, इसको बदला नहीं जाना चाहिए। और डॉक्टर केन्स कहता था कि नहीं, मुद्रा पर्याप्त मात्रा में छापने के लिए इतना अधिकार सरकार को दिया जाना चाहिए कि वो छाप ले। डॉक्टर साहब ने कहा कि छापना तो एक लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये दो धारी तलवार है। कोई भी गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ अगर उस कुर्सी पर बैठ गया तो वह इतना नोट छाप देगा कि पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी और जबरदस्त महंगाई आएगी, जिससे समाज में एक बगावत जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन उनके इन सारे तर्कों पर किसी भी भारत के उस समय के अर्थशास्त्रियों ने साथ नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों की पूरी ताकत थी, पूरी दुनिया उन्हीं से चलती थी। अंत में ये आया और जब 1934 में इनकी स्थापना हुई तो ये जो पेपर करेंसी इन्होंने एक्ट बना करके चलाया था, तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी थी, वो तो हमारे सोने के बदले पेपर देते थे ना, तो जो सिक्योरिटी मनी थी वह सोना जानते हैं कितना था? अगर उस रुपए को सोना में बदला जाए तो 4,23,700 टन सोना। आपने ऐसा नहीं सुना होगा। यह हम लोगों की सिक्योरिटी मनी है पेपर करेंसी की, और उसके एक एक दिन का सबूत है हमारे पास, और यह आरबीआई द्वारा ही जारी किया गया है। मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैंने बुक में वो सब दिया है। 4,23,700 टन सोना, अगर उसको हम सोना बनाते हैं तो, क्योंकि वो तो रुपया था चांदी और सोना दोनों में, लेकिन चूंकि अब इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड है तो उससे अगर गोल्ड ही बना दिया जाए सिर्फ, तो 4,23,700 टन होगा। इतना बड़ा लूट हमारे देश में चला गया। हमने सोचा कि
इतना ये सोना अगर हमारे देश की आबादी मान लिया जाए 125 करोड़ है, तो पर व्यक्ति पर कितना सोना आता है? तो लगभग 300 ग्राम सोना, 300 कुछ ग्राम, हम 300 ग्राम ही मान लेते हैं यहां उदाहरण के लिए। लगभग 300 ग्राम एक बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक का बने सबका होता है। अब सोच लीजिए कि किसी भी परिवार में अगर 5 आदमी हो, अगर 300 ग्राम ही मान लिया जाए तो 5 तिहाई 15, लगभग 150 यानी 1.5 किलो सोना पर परिवार के जिम्मे मिल सकता है। ये क्या है? तो ये हमारी वो धरोहर है, पेपर करेंसी की वो सिक्योरिटी मनी है, जिस पर आज तक किसी भी सरकार ने कभी कोई दावा नहीं किया। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आरबीआई की स्थापना हुई, उसके पहले 1940 में रुपए का पहला कूटकरण किया गया। और उस कूटकरण में जो चांदी में शुद्धता 92% थी, उस चांदी की शुद्धता उन्होंने कर दिया 50%। और जब आजादी देने को हुआ तो अब चांदी सोना सब खत्म और लोहा पर आजादी मिली, लोहा को दे दिया। अब इसका मतलब समझिए, जैसे 1 किलो का बाट हो तो 1 किलोग्राम कितने को कहते हैं? 1000 ग्राम को। 1000 ग्राम को कहा जाता है 1 किलोग्राम। कोई व्यापारी अगर 100 ग्राम पर एक शून्य बढ़ा दे और कहे कि ये देखिए 1000 ग्राम है, 1 किलो है, और उससे अगर लेन देन करे तो इसमें क्या होगा? आप जरा कल्पना कीजिए। आप ये मत समझिए कि 900 ग्राम सामान कम पाएगा, दोहरा लूट होता है। एक तो जो वस्तु खरीदेगा वो 900 ग्राम कम पाएगा, और जो पैसा देगा वो 900 ग्राम अधिक का पैसा देगा, दोहरा शोषण होता है। यह है अर्थशास्त्र। तो ऐसी स्थिति बनी, इन्होंने लोहा दे दिया। जो हमारा रुपया था, अब मान लीजिए कि आज ये रुपया चला है, हम जिस रुपये को सन 70 से अगर ले लिया जाए तो 70 में 184 रुपया का 10 ग्राम सोना था। 184 रुपया प्राप्त करने के लिए हम एक उदाहरण से समझा रहे हैं। मान लीजिए आपको 1 दिन मेहनत करनी पड़ती थी 1 तोला सोना के लिए, तो आज वही 1 तोला सोना लेने के लिए आप 1.5 लाख रुपया देते हैं। तो अब समझिए कि कितना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। कूटकरण ये बहुत बड़ी डकैती है भाई। कूटकरण अपराध है, आईपीसी की धाराओं में वो अपराध घोषित है। न तो आप पेपर करेंसी का कूटकरण कर सकते हैं और न ही मुद्रा का, उसके धातु का, इस पर अपराध घोषित है और इसमें आजीवन कारावास तक का प्राविधान है। ये चीज हम लोग लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट तक। मैं एक घटना बस बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लेकर के गए, जस्टिस ए के माथुर और लोकेश्वर सिंह पंता की खंडपीठ थी, वो बैठी थी। और जैसे ही हम लोगों का मुकदमा सुनवाई के लिए गया, उन्होंने कहा ऐसा है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हमने पिटीशन देखा है, सही है, बट एसएलपी इज डिसमिसेड। अब इतना सुनने के बाद मतलब होश उड़ गए कि भाई हमारा पिटीशन सही है, हम जो बात बोल रहे हैं वो भी सही
है, फिर भी ये कह रहे हैं कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। अब देखें, अब हम लोगों के पास भी अंतिम अस्त्र था। ये 2007-8 की घटना है। हमने भी उठाया अपना, जो हमारे साथी थे, और उन्होंने कहा श्रीमान ये रुपया है चांदी का, और हम लोग जब बाजार में इस समय जाएं तो अभी 60 किलो 1 रुपये में गेहूं मिल जाएगा। ये भी रुपया है चांदी का, इसमें 50% की शुद्धता है। इसको अगर हम लोग लेकर जाएं तो 30 किलो चांदी मिल जाता है, ये गेहूं मिल जाता है। और एक ये रुपया है, और एक कागज का भी नोट था 1 रुपये का। हम लोगों ने कहा श्रीमान अगर इसको लेकर के जाते हैं बाजार में तो 1 कप चाय भी नहीं मिलता। तो इसमें से कौन सा रुपया असली है और कौन सा नकली है, कौन सा वैध है और कौन सा अवैध है, जरा हमको बता दीजिए। हम लोग चले जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बोलती बंद, बिल्कुल साइलेंट हो गए जज। उन्होंने नेक्स्ट पुकार करवा दी। हम लोग चले आए, रिपीटिशन किए कि भाई आप हमको कारण बताइए, बिना कारण का तो कोई याचिका खारिज कर नहीं सकता है कोई। फिर वही डिसीजन पोस्ट से भेजा गया, फिर वही चीज आई। ऐसे करके दूसरे बार, तीसरे बार, और अंत में वो हम लोगों का आज तक पता ही नहीं चला कि वो मुकदमा है कहां, कंप्यूटर से ही उड़ गया। समझिए, इस तरीके का ये हाल है। उस समय हम लोगों ने सोचा कि भाई बात क्या है, क्यों नहीं यहां सुनवाई हुई। तो मेरे दिमाग में आया कि उस समय ये इतने दस्तावेज नहीं थे, और वहीं से दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू किया गया मेरे द्वारा। और उस समय तो सिर्फ एक बहुत मामूली एक दस्तावेज था, लेकिन इस समय पूछिए मत। इस समय दस्तावेज क्या चाहिए हमको, कोर्ट बतावे वो क्या चाहती है, हम वो सब कुछ देने को तैयार हैं। लेकिन अब ये ऐसे नहीं हुआ। हमने इसका प्रैक्टिकल किया कि जो हमने शोध किया है सही है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश के वो एक जिला है, वहां हम लोगों ने पूरा का पूरा ये जो वसूली होती है सब रुकवा दिया। स्थिति यह बनी लखीमपुर जिले में स्थिति यह बनी कि 21 दिन हम जेल में रहे। फिर आए हम लोग, किसानों के बीच रह करके काम किया। तमाम अनुभव लेने के बाद यह हुआ कि अब इसकी विधिवत हम जांच पहले कर लें कि कहां कहां हम लोग कमजोर हैं। हमने देखा कि अब हम कहीं से कमजोर नहीं हैं, और उसका जब प्रैक्टिकल हुआ तो आज भी वो आवेदन वगैरह सब लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा, एक भी जवाब नहीं मिल रहा है। पूरे भारत में आज तक किसी ने जवाब देने का साहस नहीं दिखाया, चाहे बैंक हो चाहे गवर्नमेंट हो। और अब लड़ाई कुछ दूसरे तरीके से जा रही है होने। उसी सिलसिले में हम अभी बुक का काम करवा रहे हैं। अभी बुक के बाद मुझे यही काम करना था, आप लोगों से मिलना था और यह संदेश पहुंचाना था कि आप लोग जो भी लड़ाइयां लड़ते हैं, देखिए मैं अपनी चीज एक स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी लालच से नहीं आया हूं। न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न पैसा चाहिए, न ये मैंने बहुत मेहनत से इस चीज को किया है। आप लोग समाज के अगुआ हैं, आप हमसे लीजिए, और आपको लगता है कि ये समाज के काम लायक है, इससे समाज का भला हो सकता है, तो आपको करना चाहिए। बस मेरी ये मंशा है। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने किया भी, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। और मैंने तब सोचा कि अब मुझे स्वयं जाना चाहिए। देश में बहुत से समाज सेवा करने वाले लोग हैं, और ये मेरी सोच ये आप ही लोगों के लिए किया गया है कि जो समाज को जगा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं, वे लोग आए। अभी मैं सबसे मिलने जा रहा हूं, जरा बुक हमारी निकल जाए। अभी दिल्ली में बुक छप रही है, और मैं बाहर से ही बाहर आया हूं, यहां दिल्ली हो, फिर जाना है दिल्ली उसी बुक के लिए, और वो इसी फरवरी माह में छप जाएगी। अभी हमारे कुछ मित्र भी यहाँ हैं जिनसे उस बारे में चर्चा हो रही है कि उसकी कैसे लॉन्चिंग किया जाए। अभी होगी तो वो बहुत जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि वो काम हो जाए। और ये जो बुक होगी
पहले वाली जो बुक छपी थी उस बुक के अपेक्षा इसमें बहुत मेहनत किया गया है। हमने कुछ बच्चों को भी इसमें मेहनत करवाया कि भाई जरा तुम लोग भी इसमें मेहनत करो, मैं ऐसे ऐसे चाहता हूं, और सबने मिल करके उस बुक को एक नया लुक दिया है। पहले था तो सिर्फ वो किसान और मजदूरों से ही संबंधित था, इस समय उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे लूटे जा रहे हैं उनके वेतन में, मैंने उनको अब उखाड़ दिया है कि आओ अब तुम भी, हमारा तो आज 70-80 साल से आप बचा नहीं पाए, आप देखो लूटे जा रहे हो और आप अपनी लूट बचाओ, और नहीं तो अब उसका विकल्प आप बताइए, क्योंकि आप तो जजेज हैं ना, आपको तो बताना होगा। हाई कोर्ट के जज कैसे लूटे जा रहे हैं, ये जिले के जज कैसे लूटे जा रहे हैं, डीएम और एसपी कैसे लूटे जा रहे हैं, हमारे प्रथम श्रेणी से लेकर के और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कैसे लूटे जा रहे हैं, उसमें सबका गणितीय और दस्तावेजी ढंग से उसको सिद्ध किया गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। सन 1970 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज का वेतन, जो चीफ जस्टिस थे, उनका वेतन था 10,000 रुपए, और अन्य जो जज होते थे उनका वेतन 9,000 रुपए था। उस समय सोना 184 रुपए था प्रति 10 ग्राम। अब उससे जब आप उसका गुणा कीजिएगा तो 400, लगभग 489 ग्राम सोना एक जज एक महीने के वेतन में स्वर्ण के रूप में वो पा जाता था, और करेंसी के रूप में 9,000 रुपया। तमाम सरकारें आई और सबने कहा कि हमने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है, हमने जजों का वेतन बढ़ा दिया है, यही ना सरकारें कहती हैं। आज सन 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज का वेतन है लगभग 2.5 लाख रुपया, एक जज का। आज वही जज उस रुपया को लेकर के बाजार में जाता है तो लगभग 25 ग्राम सोना उसको मिलता है। 70 में कितना मिलता था? 489 ग्राम। आज सबने कहा कि तुम्हारा वेतन बढ़ा है, और आज कितना मिल रहा है? 25 ग्राम। मेरा सवाल है कि पहले यह बताया जाए कि उसका वेतन बढ़ा है कि घटा है। अंक रुपया है या उसके अंदर जो उसकी क्रय शक्ति अर्थात सोना और चांदी जो निहित है वह रुपया है? इस पर जवाब देना चाहिए कि नहीं। अब इन लोगों के पास क्या जवाब होगा मैं भी देख रहा हूं, हमको भी इंतजारी है। तो मैं इस उद्देश्य से कह रहा हूं, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे ही कर्मचारियों का है, चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये डीएम का, एसपी का, जिला जज का, हाई कोर्ट के जज का, इन प्रमुख लोगों का उसमें वेतन का गणितीय गणना करके और उसमें बताई गई है जो आपको देखने लायक, जानने लायक है। और यह बुक ऐसी निकल रही है कि वह देश के प्रत्येक नागरिक को पढ़नी चाहिए। वह इतनी अच्छी चीज है, वह ज्ञान की चीज है। तो ऐसे करके जब ये चीज रखी गई तो वहां सबकी बोलती बंद हो जाती है। वहां एक आदमी ने एक प्रश्न कर दिया, ये आपको भी सुनने लायक है। जब ये चीज मैं एक जगह समझा रहा था तो एक आदमी कहा कि वर्मा जी एक बात बताइए, ये कहां चांदी का रुपया और ये कहां ये सोने चांदी का रुपया और ये कहां कागज और लोहे का रुपया? ये तो चांदी वाला रुपया कभी भी आदमी लेकर के जाएगा तो उतना गेहूं मिल जाएगा, और ये लोहे कागज का है तो इसमें तो भाई उतना संभव नहीं है। हमने कहा और कोई बात हो तो बताइए, अगर और कोई प्रश्न हो तो। तो नहीं, हमको आप यही समझा दीजिए, ये बात हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही है। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम आपकी ही भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से समझा रहे हैं। यह बताओ, एक सोने का किलोग्राम बना दिया जाए और एक लोहे का किलोग्राम हो, क्या सोने के किलोग्राम से अगर गेहूं किसान का तौला जाए 1 किलो का 10 किलो तौल देगा, और ये लोहे वाला किलोग्राम में किलो का 1 किलो तौलेगा? हमने कहा एक सोने का फीट हो और एक काठ वाला लकड़ी का जो फीट होता है वह हो, क्या सोने वाले फीट से दूरी का मापन किया जाएगा तो 1 फुट का 10 फुट मापन कर देगा और काठ वाला 1 फुट का 1 फुट मापन करेगा? हमने कहा कोई सोने की घड़ी पहना हो कोई लोहे की घड़ी पहना हो,
तो क्या सोने की घड़ी 120 सेकंड का 1 मिनट बताएगी? तो चुप हो गया, कहा कि ना ऐसा तो नहीं होगा। हमने कहा हमको इससे नहीं मतलब है, हम देश की जनता हैं, वो हमारी सरकार है, वो चाहे लोहे का रुपया चलावे, चाहे चांदी का चलावे, चाहे सोने का चलावे, या चाहे पत्थर का रुपया दे, हमको इससे नहीं मतलब है। कानून में जो उसका स्टैंडर्ड लिखा गया है हमें उतना चाहिए। जैसे जिस समय किलोग्राम का मानक तय किया गया, ये यूनिवर्सल है चीज, ये नेचुरल चीज है, इसके स्टैंडर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कभी भी। जैसे किलोग्राम जिस दिन बना 1000 बराबर 1 किलोग्राम उसका मानक तय किया गया, आज भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगा। फीट जिस दिन बना 12 इंच बराबर 1 फीट उसकी मानक रखी गई, आज भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगा। ठीक इसी तरीके से अगर 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना अगर एक्ट द्वारा निर्धारित है तो कल भी था, आज भी वही होना चाहिए और भविष्य में भी वही रहना चाहिए, तब तो वो रुपया है। अगर हम चाहे लोहे के रुपया बाजार में लेकर के जाएं, चाहे चांदी का लेकर के जाएं और चाहे सोने का लेकर के जाएं, अगर 1 रुपया है तो उससे उतनी ही वस्तु सभी रुपये से मिलनी चाहिए, तब तो वो रुपया है। और नहीं किसी से कम और किसी से ज्यादा मिला तो इसका मतलब कि वो रुपया नहीं है। इस पर जाकर के वह आदमी संतुष्ट हुआ, कहा कि हाँ आप वर्मा जी सही बात कह रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि रुपया पर परिचर्चा बहुत लंबी होगी। मैं आपसे एक और बात बता दूं कि कर्ज के विषय में इस पर तमाम बातें पहले से भी कुछ लोग जानते हैं, पूरे देश में यह मुहिम चल रही है, उस पर बहुत से नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं और उसमें तमाम सफलताएं भी थोड़ी बहुत मिल रही हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छा करने की योजना बनी है और उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। और उसमें विशेष सहयोग ये है कि इस चीज को जन जन तक पहुंचाएं, और पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है एक तो सीधा आप मिलिए, जैसे कि आप एक दूसरे से मिलते हैं। मैं आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत दिन के बाद आया था, लेकिन हमारे शुभचिंतक स्वयं आए थे और हमसे मिले हैं और मैं इतना खुश हुआ कि चलो भाई, इतने दिन के बाद आने के बाद भी ये सब लोग मुझे पहचान रहे हैं या मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से उतर गया था। भाई तमाम लोग मिलते हैं, उतना तो याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और मैं विशेष पूरे भारत में एक अलग नजरिए से सोचता हूं इस नागपुर को। आप पूछेंगे वो क्यों? तो इस देश में ये नागपुर विदर्भ क्षेत्र ऐसा है जहां किसानों ने सामूहिक आत्महत्या किया था, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बना और बहुत दुखद घटना थी। और उस घटना ने मुझे हिला के रख दिया। यह बहुत पुरानी घटना है। तो कहने का मतलब ये, दूसरी बात ये कि यह क्षेत्र लड़ाकों का है, यह क्षेत्र बाबा साहब का क्षेत्र है, यह शिवाजी का क्षेत्र है, यह तमाम भारत के जो सूरवीर हुए हैं ये उसका क्षेत्र है। और यहां के लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत ये गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे गर्व हो रहा है कि यहां के लोगों को अगर थोड़ा सा सहयोग कर दिया जाए, सहयोग मतलब ये कि अपना अनुभव, अपना ज्ञान, तो ये लेने के लिए मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। और जो उत्सुक व्यक्ति होता है वही अपने कार्यों में सफलता भी पाता है। पहले इच्छा शक्ति जगनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अगर आज ये लोग इतने समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उस समाज को आगे चलाने के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तब आज आप सब या हम जितने भी लोग हैं वो जुटे हैं, और जो अगला जो इसके समाज के आगे चलने वाले लोग होते हैं, जब कार्यकर्ता अच्छे मिलते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी राहत भी मिलती है, उन्हें खुशी भी होती है, और जो काम 10 दिन में करना है वो 5 दिन में भी तुरंत हो जाता है। तो इस लिहाज से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप
हमारा जैसा भी उपयोग, सहयोग, हमें बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए कहा भी कि वर्मा जी थोड़ा हम लोगों को एक सहयोग चाहिए कि हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं उसके लिए कह रहा हूं कि मैं हर तरीके से आप लोगों के साथ हूं और मैं आपका सहयोग करने को तैयार हूं। आप जब भी बुलाएंगे तो मेरी कोशिश होगी कि समय निकाल करके आपको मैं समय दूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि और भी बहुत से वक्ता हैं। जय हिंद।